सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं अनूप कुमार शुक्ला एकलव्य इंटरनेशनल एकेडमी द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, यह एक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने यहाँ एक संस्मरण लिखा है जो फादर कामिल बुल्के पर आधारित है। बच्चों, संस्मरण वैसे तो स्मृतियों से बनता है, यादों से। स्मृति मतलब पुरानी यादों से, जो एक ऐसी स्मृति जो हमारे मन में बस जाती है, जो हमारे दिल में ठहर जाती है। स्मृतियों की विश्वसनीयता उससे महत्वपूर्ण बनाती है। स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाती है। यह संस्मरण भी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का यह संस्मरण भी इस बात पर खरा उतरता है। यह इस बात पर खरा उतरता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने जिस शख्सियत के बारे में यहाँ लिखा है, अपने संस्मरण में लिखा है, वो एक मानवीय करुणा की दिव्य चमक है। अर्थात मानवीय करुणा की दिव्य चमक है। कहने का अर्थ होता है, कहने का तात्पर्य है जिनके हृदय में, जिनके मन में केवल करुणा के भाव हों, जिनके मन में करुणा के भाव हों, जिनके मन में दूसरों के प्रति मिठास हो, कड़वाहट बिल्कुल ना हो, एक ऐसी शख्सियत के बारे में, एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है। यहाँ फादर कामिल बुल्के के विषय में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बताया है कि फादर कामिल बुल्के का वैसे उन्होंने अपनी कर्मभूमि भारत को बनाया है, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ? उस विदेशी, मतलब उस भारतीय साधु का जन्म, उस विदेशी भारतीय साधु का जन्म जो है बेल्जियम के रैम्सचैपल नामक शहर में, बेल्जियम अर्थात यूरोप के रैम्सचैपल नामक शहर में, जो कि क्या है, उसकी क्या विशेषता है रैम्सचैपल की? तो वो रैम्सचैपल जो है गिरिजों, पादरियों, धर्मगुरुओं की क्या है, जन्मभूमि है। रैम्सचैपल की क्या विशेषता है कि वो गिरिजों, पादरियों, धर्मगुरुओं की जन्मभूमि है। अर्थात कहने मतलब कि परंपरा से चली आ रही जो प्रथा, मतलब परंपराओं से जो चली आ रही जो प्रथा है, वो रैम्सचैपल में देखने को मिलती है। वो कौन सी प्रथा है कि वहाँ पादरी भी मिलेंगे, वहाँ धर्मगुरु भी मिलेंगे क्रिश्चियन धर्म के, वहाँ पे गिरजाघर भी मिलेंगे। तो आदि मतलब वहाँ जहाँ देखोगे वहाँ पे जगह जगह जो है अधिक संख्या में पादरी हैं, धर्मगुरु हैं, गिरजाघर हैं आदि वहाँ पर हैं। इसलिए यूरोप के मतलब बेल्जियम में जो रैम्सचैपल नामक शहर है, वहाँ पर फादर कामिल बुल्के का जन्म हुआ। और उन्होंने अपनी कर्मभूमि किसको बनाया? भारत को बनाया। देखो, लेखक का फादर कामिल बुल्के से बहुत गहरा संबंध है। पिछले 35 साल से वो इस बात के गवाह हैं। बहुत अच्छा उनका संबंध है फादर कामिल बुल्के से, बहुत है ना। यह संस्मरण और मतलब जब ज़्यादा सार्थक हो जाती है, मतलब जब उनकी मतलब फादर कामिल बुल्के की जो विशेषताएं हैं, जो उनके अंदर खासियत है, वो उभर कर सामने आती है। जो उनके अंदर खासियत कूट के भरी है, वो उभर कर सामने आती है। लेखक का मानना है कि ये राम कथा, जब तक राम कथा होगी, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। क्यों याद किया जाएगा? क्योंकि उन्होंने हिंदी भाषा और हिंदी बोलने वालों के प्रति अगाध प्रेम किया था। क्योंकि उन्होंने हिंदी भाषा के प्रति ज़्यादा रुझान बढ़ाया, हिंदी भाषा को वर्चस्व दिलाने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाए। और हिंदी बोलने वाले मतलब हिंदी भाषी लोगों से, हिंदी बोलने वाले मतलब हिंदी बोलियों के प्रति उनका क्या था? अगाध प्रेम था। हिंदी जो भाषा है, हिंदी बोली है, उसके प्रति उनका क्या था? अगाध प्रेम था। अब हम आते हैं यहाँ पर, पहला जो प्रश्न आता है उसको मैंने आपका इसके सामने सॉल्व भी कर दिया कि फादर कामिल बुल्के को के जन्म स्थान से संबंधित ऐसी क्या विशेषता है। तो आपको क्या लिखना है? बहुत सिंपल आंसर है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपने संस्मरण में फादर कामिल बुल्के के विषय में, जन्म स्थल के विषय में बताया है कि उनका जन्म बेल्जियम अर्थात बेल्जियम यूरोप के रैम्सचैपल नामक शहर में हुआ। जिसकी क्या खास विशेषता है रैम्सचैपल की कि वो गिरिजों, पादरियों, धर्मगुरुओं आदि की क्या है? जन्मभूमि है। लेकिन फादर कामिल बुल्के ने कर्मभूमि किसको बनाया? भारत को। लेखक का फादर से किस तरह का संबंध था? लेखक का फादर से बहुत गहरा अंतरंग संबंध था।
वे फादर के विषय में क्या सोचते हैं? वे लेखक फादर के विषय में सोचते हैं कि जब तक राम कथा होगी तब तक इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा, क्योंकि इनके रग में, इनके रगों में दूसरों के प्रति अगाध प्रेम भरा हुआ है। इनकी नीली नीली आंखों में दिव्य करुणा का वात्सल्य झलकता है, करुणा का वात्सल्य झलकता है, जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक है, जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक है, जो हिंदी भाषा के प्रति तथा हिंदी बोलियों के प्रति, मतलब जो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, जिन्होंने हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हिंदी बोली के प्रति अगाध प्रेम किया, उन्होंने गहरा प्रेम हिंदी भाषा से उनका रहा है। इतना लिखना है आपको। अब आगे मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ कि फादर को जहरबाज से नहीं मरना चाहिए था। ये किसने कहा है? सर विश्वविद्यालय सक्सेना ने अपने संस्मरण में पहले लिखा है कि फादर को जहरबाज से नहीं मरना चाहिए थी, जिसकी रगों में दूसरों के प्रति मिठास भरे हों, जिसकी रगों में मतलब नसों में, जिसके शरीर की नसों में मतलब प्रत्येक नसों में दूसरों के प्रति क्या हो? मिठास के भरे अमृत के अलावा और कुछ नहीं हो। जिसके रगों में दूसरों के प्रति, जिसके रगों में नसों में दूसरों के प्रति मिठास भरे अमृत के अलावा और कुछ नहीं हो, उसे ऐसे जहर का विधान क्यों? अब ये जहरबाद क्या होता है? जहरबाद एक गैंग्रीन नाम का फोड़ा होता है, जो कैंसर नुमा होता है, जो एक बार हो जाता है और जो जिसका पहले कोई उपचार नहीं होता था, जो बड़ा रूप ले लेता था, जो बहुत बड़ा रूप ले लेता था। ठीक है ना? तो जहरबाज का विधान क्यों? अब लेखक कहता है कि मैं किस ईश्वर से जाके पूछूं? लेखक कहता है कि वो किस ईश्वर से जाके पूछे। लेखक को बहुत दुख है। क्यों? क्योंकि पिछले 35 साल से लेखक का फादर कामिल बुल्के से बहुत अच्छा संबंध रहा है, बहुत प्यारा संबंध रहा है। वे पल पल लेखक और फादर कामिल बुल्के एक दूसरे से मिलते रहते थे। हर उत्सव में, हर आयोजन में, हर गोष्ठी में लेखक और फादर कामिल बुल्के की उपस्थिति जरूर होती थी। ठीक है ना? जिसके प्रभु की आस्था ही जिसकी भक्ति थी, प्रभु की आस्था ही जिसकी क्या थी? भक्ति थी। मतलब प्रभु की आस्था करना ही उनकी क्या थी? जो प्रभु की आस्था में ही लगे रहते थे। कौन कौन लगे रहते थे? फादर कामिल बुल्के। मतलब प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था। ऐसे मनुष्य को, ऐसे खास व्यक्तित्व वाले इंसान को जहरबाद का विधान क्यों? लेखक कहता है कि वह किस ईश्वर से जाके पूछे। वह देह की इस यातना की, मतलब वह देह मतलब शरीर, जो देह की इस यातना मतलब इस पीड़ा, जो पीड़ा जो क्या है, कौन सी पीड़ा है? कि उन्हें गैंग्रीन नाम का जो रोग हो गया था। गैंग्रीन एक फोड़ा होता है जो उनके शरीर पर काफ़ी दिनों से जो उनके शरीर में था, मौजूद था, जो बड़ा रूप ले चुका था। तो इस यातना की, मतलब लेखक ने कहा है कि इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी ध्येय पर क्यों? कि इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी पड़ाव पर क्यों? तो एक क्वेश्चन आ गया कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए थी। इस विषय में लेखक को किस बात का दुख फादर के प्रति सता रहा है? देखो, लेखक का बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। लेखक को इस बात का गहरा दुख है, क्योंकि वह फादर से उनका अंतरंग संबंध रहा है। फादर की जो उनकी मतलब उनकी फादर के जो मानवीय गुण हैं, फादर के रगों में जो जिसके रगों में दूसरों के प्रति अमृत भरे मिठास है, दूसरों के प्रति मतलब दूसरे लोगों के प्रति अमृत भरे मिठास के अलावा और कुछ नहीं था। उसे देह की इस यातना की परीक्षा उम्र के आखिरी पड़ाव पर क्यों दे रहा है? भगवान इस विधान को, मतलब ईश्वर इस पीड़ा को, इस दुख को फादर कामिल बुल्के की उम्र के आखिरी पड़ाव पर क्यों दे रहा है? जिस प्रभु की आस्था ही जिसकी क्या था? अस्तित्व था। लेखक ने कहा है कि प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, जो दूसरों के प्रति जो है मतलब क्या तैयार रहते थे, दूसरों के प्रति हमेशा खड़े रहते थे, दूसरों की क्या करते थे? दया दृष्टि दिखाते थे, दूसरों की मदद करते थे। ऐसे खास व्यक्तित्व वाले शख्सियत को जहर का विधान क्यों? वह किस ईश्वर से जाके पूछे। लेखक को इस बात का दुख जरूर सता रहा है। आगे देखो क्या कहा है। अब उनकी शारीरिक और चारित्रिक विशेषताओं के बारे में लेखक ने बताया कि एक सफेद चौगे से लंबी आकृति, एक लंबी
सफ़ेद चौके से ढकी आकृति वाले शख्सियत का उनका मतलब शख्सियत लेखक की आंखों के सामने आ जाती है। लेखक ने सर्वप्रथम लेखक ने क्या कहा है कि एक लंबी सफ़ेद चौगे, चौगा मतलब वस्त्र, एक लंबी और सफ़ेद चौगे से ढकी आकृति मतलब उनका चेहरा लेखक के सामने आ रहा है। गोरा रंग है, सफ़ेद झाई मारती दाढ़ी है, नीली आंखें हैं जो हमेशा बाहें मतलब जो हमेशा क्या है करुणा की दृष्टि बिछाए हुए हैं, और जिनके हाथ जो है सदैव गले लगाने के लिए आतुर रहते हैं। जिनके हाथ जो हैं फादर कामिल बुल्के के जो हाथ हैं वो हमेशा सदैव दूसरों को गले लगाने के लिए आतुर रहते हैं। तो लेखक ने उनकी शारीरिक और चारित्रिक विशेषताओं के बारे में ये बताया है कि एक लंबी पादरी के सफ़ेद चौगे से ढकी, एक लंबी सफ़ेद पादरी की मतलब एक लंबी पादरी के सफ़ेद चौगे से ढकी। पादरी जो होता है, पादरी मतलब क्या होता है फादर, जहाँ पर चर्च में देखा होगा, चर्च में एक फादर जो होते हैं, क्रिश्चियंस जो चर्च है, ठीक है ना, गिरजा घर बोलते हैं हिंदी में, वहाँ पर फादर जो हैं उनकी आकृति देखी आपने, आप उनका आकृति आपके सामने आ रही होगी कि उनकी आकृति क्या होती है, वो लंबे सफ़ेद चौगे से ढका हुआ, मतलब उनका शरीर उनका सफ़ेद लंबे चौगे में ढका हुआ रहता है। वो पादरी की वेशभूषा है, ठीक है। और सफ़ेद झाई मारती हुई उनकी दाढ़ी है, नीली आंखें हैं, सफ़ेद झाई मारती उनकी दाढ़ी है, नीली आंखें हैं, और बाएं खोले हमेशा गले लगाने के लिए आतुर है। उनके बाएं कैसे प्रतीत हो रहे हैं, उनकी जो बाएं हैं, उनके जो हाथ हैं, लेखक को कैसे प्रतीत हो रहे हैं कि वो हमेशा गले लगाने के लिए आतुर रहते हैं। उनका ऐसा उनकी बाहों की विशेषता है। उनकी बाहों की क्या विशेषता है कि उनकी बाहें हमेशा दूसरों को गले लगाने के लिए आतुर रहते हैं। उनकी नीली आंखें जो हैं उनमें से क्या तैरता रहता है, वात्सल्य। उनकी आंखों से क्या तैरता है, वात्सल्य। और उनकी आकृति कैसी है कि वो सफ़ेद चौगे से ढकी उनकी आकृति है। वो पादरी हैं, अर्थात वो किसी चर्च के क्या है, फादर हैं। आगे लेखक क्या कहता है कि इतनी ममता, इतना अपनत्व, इतनी ममता, इतना अपनत्व, ममता मतलब उनकी मतलब प्रेम, दया, उनकी ममता, किसी पर प्यार उमेरना, ममता, अपनत्व, अपनापन, इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। इस साधु में हर एक जन के लिए मतलब हर किसी के लिए उमड़ता रहता था। देखो मैं बता दूं आपको कि फादर कामिल बुल्के क्या थे, संकल्प से सन्यासी थे, कर्म से सन्यासी थे, पारंपरिक अर्थ में सन्यासी नहीं थे। फादर कामिल बुल्के पारंपरिक अर्थ में सन्यासी नहीं थे, संकल्प से सन्यासी थे, कर्म से सन्यासी थे, ठीक है। और उनकी जो विशेषताएं हैं कि वो उनकी बाहें ऐसी प्रतीत होती थी जो दूसरों को गले लगाने के लिए आतुर होते हैं। इतनी ममता, इतना अपना तो अपने हर एक प्रियजन के लिए, अपने हर एक चाहने वाले के लिए, प्रियजन मतलब चाहने वाले के लिए उनके मन में उमड़ता रहता था, उनके मन में समाया रहता था। ऐसी शख्सियत वाले क्या है, वो साधु थे। ऐसे शख्सियत वाले क्या थे, वो साधु थे, सन्यासी थे, ठीक है ना। आज लेखक जो है जब इलाहाबाद में था, जब लेखक इलाहाबाद में था और अब वो दिल्ली आ गया है, लेखक जब इलाहाबाद में था वो जब दिल्ली आ गया है, तो जब भी लेखक इलाहाबाद जाता था, मतलब फादर कामिल बुल्के ने अपना ज़्यादा समय कहाँ बिताया, इलाहाबाद में। जब भी लेखक इलाहाबाद उनसे मिलने जाया करता था, और जब भी फादर कामिल बुल्के दिल्ली जरूर आया करते थे, कुछ क्षण के लिए आते थे, थोड़ी बहुत समय के लिए आते थे, तो फादर कामिल बुल्के की बाहों का दबाव, फादर कामिल बुल्के की बाहों का दबाव लेखक अपनी छाती पर महसूस करता है, अपने सीने पर महसूस करता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि फादर कामिल बुल्के की शारीरिक व चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो क्या लिखोगे कि एक सफ़ेद लंबी मतलब एक लंबी पादरी के सफ़ेद चौगे से ढकी आकृति है उनकी, ठीक है। लंबे लंबे हाथ हैं, लंबी उनका शरीर जो है लंबा है, ठीक है। कहने का अर्थ होगा उनका शरीर लंबा है, लंबे हाथ हैं जो हमेशा बाहें खोल के गले लगाने के लिए आतुर रहते हैं। उनकी नीली आंखों में वात्सल्य तैरता रहता है, उनकी नीली आंखों में वात्सल्य तैरता रहता है। उनकी दाढ़ी जो है सफ़ेद झाई मारती हुई दाढ़ी है, उनकी सफ़ेद झाई मारती हुई दाढ़ी है। सफ़ेद झाई मारती मतलब चमकीली,
जो दूर से ही इनकी जो है चेहरा चमकने वाला हो, अर्थात जिसका चेहरा चमकने वाला हो, दाढ़ी मतलब हल्के हल्के बाल हो, उनकी दाढ़ी पर क्या हो, हल्के हल्के बाल हो, उनका ये तो हो गया शारीरिक विशेषता। और उनकी चारित्रिक विशेषता कि इतनी ममता और इतना अपनत्व, उनके हर एक इतनी ममता इतना अपनत्व अपने हर एक प्रियजन वालों के लिए उनके हृदय में उमड़ता रहता था, उनके दिल में उमड़ता रहता था, हर अपने चाहने वालों के लिए उनके हृदय में इतनी ममता थी, इतना अपनत्व था। और लेखक इस बात का गवाह है क्योंकि पिछले 35 साल से लेखक उनके साथ अंतरंग संबंध रहा है। लेखक का उनके साथ क्या रहा है, अंतरंग संबंध रहा है। जब भी वो इलाहाबाद में थे, जब भी लेखक इलाहाबाद में जाता और जब भी फादर कामिल बुल्के इलाहाबाद से दिल्ली कुछ क्षण के लिए लेखक से मिलने आते तो फादर कामिल बुल्के की बाहों का दबाव लेखक अपनी छाती पर महसूस करता है। कौन सा दबाव, कौन सा दबाव, करुणा का दबाव, प्रेम का दबाव, अपनत्व भरा दबाव वो महसूस करता है। तो लेखक फादर की बाहों का दबाव अपनी छाती पर किस रूप में महसूस करता है तथा क्यों, इसका मैंने आपको उत्तर बता दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे एक वर्णन आना, दूसरा पैराग्राफ आता है कि फादर को याद करना एक उदास साथ संगीत सुनने जैसा है। अब फादर कामिल बुल्के जो है इस दुनिया में नहीं है, वो ईश्वर को प्यारे हो गए हैं, वो अपने ईश्वर में रम चुके हैं, उनकी आत्मा परमात्मा से मिल चुकी, उनकी आत्मा जो है, फादर कामिल बुल्के की आत्मा जो है परमात्मा से जा मिल चुकी है। तो लेखक को फादर को याद करना उदास साथ संगीत सुनने जैसा क्यों है, उदास व शांत संगीत सुनने जैसा क्यों कहा गया है, क्योंकि उनको ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर कि फादर को देखना करुणा के निर्मल जल से स्नान करने जैसा क्यों है। और एक तीसरा क्वेश्चन आ रहा है कि फादर से बातें करना कर्म के संकल्प से भरना जैसा क्यों है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये पाठ के बीच में से जितने भी क्वेश्चंस जो बन रहे हैं ये चैप्टर के बीच में से बन रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हुए, बहुत महत्वपूर्ण हुए। इनका उत्तर क्या है कि लेखक को इन मतलब ये सारी बातें कि मतलब लेखक को वो फादर को याद करना उदास व साथ संगीत सुनने जैसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जब लेखक इलाहाबाद में जाता और वहां पर परिमल नामक एक संस्था थी। अब ये परिमल नामक संस्था क्या है कि परिमल नामक संस्था क्या है कि एक संगोष्ठी है, एक संगोष्ठी है जहां पर विभिन्न क्षेत्र के अलग अलग प्रदेश के जो लेखक है, कविकार है, रचनाकार हैं, वो अपनी वहां पे गोष्ठी तैयार करते हैं। अब एक सम्मेलन तैयार करते हैं, एक सभा तैयार करते हैं, उसका नाम दिया गया है परिमल। उसका नाम क्या दिया गया है, परिमल। कि लेखक और उसके साथीगण, लेखक और उससे संबंधित साथीगण, संबंधित मतलब कविकार हो गए, रचनाकार हो गए, उपन्यासकार हो गए, तो उसमें जो है फादर कामिल बुल्के बड़े भाई और पुरोहित के समान उपस्थित रहते थे, बड़े भाई और पुरोहित के समान वहां पर खड़े रहते थे। सभी लोग फादर कामिल को बुल्के को क्या देते थे, वरीयता, प्रायोरिटी, क्या देते थे, प्रायोरिटी देते थे, वरीयता देते थे, उनको बड़े भाई की तरह मान रखा था। किसको बड़े भाई की तरह मान रखा था, फादर कामिल बुल्के को, और बड़े पुरोहित के समान मान रखा था। पुरोहित मतलब पंडित, वहां पर उपस्थित रहते थे, सबसे प्रेम से बोलते, सबकी समस्याओं का समाधान करते। कौन, फादर कामिल बुल्के सबकी समस्याओं का समाधान करते, सबकी रचनाओं पर अपनी बेबाक राय देते, सभी की जो रचना लेकर आते थे। एक गोष्ठी थी वहां पे, उसका नाम दिया गया था परिमल, एक मतलब साहित्यिक केंद्र जिसको बोलते हैं साहित्यिक, लिटरेचर प्लेस, जहां पर विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए कविकार, रचनाकार, उपन्यासकार, कथाकार और मतलब सभी जो है इस साहित्य के क्षेत्र से जुड़े लोग वहां पर मौजूद होते थे। उसका नाम दिया गया था, उस संस्था का नाम था परिमल, उस केंद्र का नाम था परिमल। वहां पर लेखक हर साल जाया करता था और वहां पर फादर कामिल बुल्के की उपस्थिति एक देवदारू छाया के समान प्रतीत होती थी, क्योंकि वो सभी के बड़े भाई के समान, वे सभी के बड़े भाई के समान और पुरोहित के समान थे। सभी के क्या थे, बड़े भाई के समान और किसके समान थे, पुरोहित के समान वहां पे खड़े रहते थे। सभी की रचनाओं पर अपनी बेबाक राय देते थे, सभी की समस्याओं को बड़ी एहतियात से सुनते थे, बड़ी एहतियात से सुनते थे और उसका समाधान करते थे। कौन करते थे, फादर कामिल बुल्के। देखो आगे, और सभी को जो भी आता था सबको आशीर्वाद देते, प्रेम से बोलते, मधुर वचन बोलते, किसी को उदास नहीं होने देते, सबको हंसाते, हंसी मजाक में वे निर्लिप्त शामिल होते। सभी के जो हंसी मजाक होती थी वहां पे, जब बीच बीच में हंसी मजाक होते थे उसमें निर्लिप्त बिना किसी संकोच के शामिल रहते थे, वे भी हंसते थे।
शामिल रहते थे, बड़े भाई के समान थे। और उनके मतलब ये हो गया, तो उनको पुरोहित और बड़े भाई के समान वहां पर कहा गया, उनको बड़े भाई के समान और पुरोहित के समान उन्हें वहां पर दर्जा दिया गया, उनको प्रायोरिटी दी गई। और लेखक को यह बात कब याद और आती है, जब उनके बेटे के जन्म होने पर, जब लेखक के बेटे का जब जन्म हुआ और जब फादर कामिल बुल्के का आना हुआ, जब फादर कामिल बुल्के का उनके घर पर आना हुआ, तो फादर कामिल बुल्के के द्वारा लेखक के शिशु के मुख में, लेखक के बच्चे के मुख में पहली बार अन्न डालना भी याद आता है, पहली बार अन्न डालना भी याद आता है। ये सारी बातें लेखक को याद आती है तभी, ठीक है ना। और वो मतलब पहली बार अन्न डालना याद भी आता है, और उनकी आंखों में तैरता चमकता वात्सल्य, और उनकी आंखों में तैरता हुआ, उनकी आंखों में तैरता हुआ और चमकता, आंखें बड़ी चमकीली थी, नीली आंखें थी, और वात्सल्य, वात्सल्य मतलब शिशु के प्रति जो प्रेम, वो कूट कूट के भरा हुआ था, वो बहुत ज्यादा समाया हुआ था। उनकी आंखों में क्या था, तैरता चमकता वात्सल्य समाया हुआ था, जो किसी ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे ऊंचाई पर खड़ा हुआ एक देवदारू वृक्ष के समान छाया में कोई खड़ा हो। मतलब वो देवदारू वृक्ष किसको बताया गया यहाँ पर, देवदारू वृक्ष किसको बताया गया, उपमा किसको दी गई है देवदारू वृक्ष की, फादर कामिल बुल्के को, कि किसी ऊंचाई पर खड़े देवदारू वृक्ष की छाया में कोई खड़ा हो, उनकी आंखों से तैरता हुआ चमकता वात्सल्य जो है, और वो सभी को आशीर्वाद देते थे। कौन देते थे, फादर कामिल बुल्के। तो यहाँ पे दो प्रश्न आ रहे हैं बच्चों, लेखक ये आ रहा है, फादर को याद करने के उदास साथ संगीत सुनने जैसा क्यों है, या फादर को देखना करुणा की निर्मल जल से स्नान करने जैसा क्यों है, या फादर से बातें करना कर्म के संकल्प से भरना जैसा क्यों है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। तो इसका साफ और स्पष्ट उत्तर होगा जब लेखक इलाहाबाद में परिमल नामक संस्था में उपस्थित होते थे, और उनके साथीगण लेखक जैसे ही उपन्यासकार, कथाकार और रचनाकार विभिन्न क्षेत्र के विभिन्न प्रदेश से आए हुए वहाँ पर रचनाकार इकट्ठे होते थे, तो फादर कामिल बुल्के को वहाँ पर बड़े भाई और पुरोहित के समान एक दर्जा दे रखा था। वे वहाँ पर सभी की रचनाओं पर बेबाक राय देते थे, सभी के द्वारा लिखी गई रचनाओं पर क्या देते थे, बेबाक राय देते थे, और सभी को आशीष से भर देते, सभी को आशीष आशीर्वाद से भर देते थे, ठीक है ना। सभी को सुझाव देते थे, अच्छे अच्छे सुझाव देते थे, समस्याओं का समाधान करते थे, किसी को मतलब वहाँ पर निर्लिप्त मतलब हंसी मजाक में, वहाँ पर कवियों के, लेखकों के, कथाकारों के, रचनाकारों के जब वहाँ संगोष्ठी होती थी, वहाँ पे जब हंसी मजाक जो होता था उसमें निर्लिप्त शामिल होते थे। और ये हो गया। अब किसी भी उत्सव और संस्कार में फादर को बड़े भाई और पुरोहित जैसा क्यों माना गया है, क्योंकि वे आशीर्वाद देते थे, उनकी आंखों से तैरता हुआ वात्सल्य, चमकता हुआ वात्सल्य जो है किसी देवदारू ऊंचाई पर खड़े हुए देवदारू वृक्ष की छाया के समान प्रतीत होती है। ये इसका उत्तर आ गया, ठीक है ना। किसी भी उत्सव और संस्कार में बड़े भाई फादर को बड़े भाई और पुरोहित जैसा क्यों माना गया है, ये गोष्ठी में भी बड़े भाई और पुरोहित की संज्ञा दी गई है। गोष्ठी मतलब जो परिमल नामक जो संस्था है वहां पे भी उनको बड़े भाई और पुरोहित के समान उनको वहां पे दर्जा दिया गया है, ठीक है ना। पारिवारिक रिश्तों में बंधे जैसे थे वो सभी के मतलब सभी के पारिवारिक रिश्तों में बंधे जैसे थे, सभी से क्या रिश्ता बना लिया था उनको, परिवार जैसा रिश्ता। अब बड़े भाई और पुरोहित जैसे इसलिए कहा गया क्योंकि सभी से उन्होंने परिवार जैसा रिश्ता बना लिया था, एक परिवार के सदस्य जैसा रिश्ता बना लिया था, ठीक है ना। उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना जैसा था, क्योंकि उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना जैसा था, और उन्हें देखना करुणा के निर्मल जल से स्नान करने जैसा था, और उन्हें देखना करुणा के निर्मल जल से स्नान करने जैसा था। और वे जब भी किसी उत्सव और संस्कार में शामिल होते थे तो वे आशीर्वाद से भर देते थे और बाहें खोलकर गले लगाने के लिए आतुर रहते थे। जब लेखक के बच्चे शिशु का जन्म हुआ तब फादर के द्वारा उसके मुख में पहली बार अन्नग्रास डालना, पहली बार क्या डालना, अन्नग्रास डालना, पंचामृत डालना लेखक को याद है। और लेखक जब भी सोचता है कि मतलब लेखक सोचता है कि उन्हें तो उनकी उपस्थिति किसी ऊंचाई पर खड़े देवदारू वृक्ष की छाया के समान प्रतीत होती है, कि उनकी उपस्थिति किसी ऊंचाई पर खड़े देवदारू वृक्ष के समान उपस्थित देवदारू वृक्ष की छाया के समान प्रतीत होती है। अब लेखक कहता है कहाँ से शुरू करें। जब लेखक इलाहाबाद में था, अपने दोस्तों के साथ जा रहा था रास्ते में, तो
लेखक कहता है कि साइकिल चलती हुई उनके समीप रुकती है, कि साइकिल जो है अचानक, मतलब फादर की साइकिल चलती दिख रही है, लेखक को फादर की साइकिल चलती दिख रही है, और वो फादर की साइकिल जो है लेखक के समीप आकर रुकती है, और मानो कह रहे हो कि मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। और मानो ये कह रहे हो, कौन कह रहे हो? फादर कामिल बुल्की, कि मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, ठीक है ना, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, ठीक है ना। और मुस्कुराने लगते उनके समीप जब आके रुकते तो यही मानो कह रहे हो कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, और वो मुस्कुराने लगते। कौन लगते? फादर कामिल बुल्की मुस्कुराने लगे, देखो मैंने तुम्हें पढ़ लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, ठीक है। और वो कहना चाहते हो, ठीक है ना, कि उनको कभी क्रोध में नहीं देखा। लेकिन कहता है कि उन्हें कभी क्रोध में नहीं देखा, आवेश में देखा। आवेश में मतलब किसी विषय के प्रति बहस करते हुए देखा है, किसी विषय को मतलब उपलब्धि देने के लिए, अचीवमेंट्स देने के लिए, किसी पॉइंट को, किसी टॉपिक को जो है, मतलब कोई उन्हें अगर कोई गलत बात लगती तो वे क्या वहाँ पे क्या करते? कटाक्ष करने लगते। मतलब किसी को, किसी मनुष्य विशेष पर आलोचना नहीं करते थे, किसी गलत बात पर उन्हें किसी कोई गलत बात जो है उन्हें पचती नहीं थी, उन्हें बुरी लगती थी, और उस पर वे क्या करते थे? आवेश में हो जाते थे, क्रोध में नहीं आते थे। लेकिन क्या आते थे? वो क्रोध में नहीं आते थे, गुस्से में नहीं आते थे, आवेश में आते हुए देखा है। देखो उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर आखिर ये शख्सियत, आखिर ये ऐसी खास व्यक्तित्व वाला इंसान सन्यासी कैसे बन गए। कि लेखक को याद आता है कि बेल्जियम के रैम्स चैपल में इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई को छोड़कर, इंजीनियरिंग मतलब बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की लास्ट ईयर, फाइनल ईयर की एजुकेशन को लेफ्ट करके, छोड़ करके आखिर ऐसे शख्सियत, एक ऐसा विशेष शख्सियत वाला इंसान साधु कैसे बन गया, जिसके घर बार था, सब कुछ था, जिनके परिवार में सब कोई थे। मतलब आखिरकार में ऐसे इंसान को सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई? आखिर ऐसे इंसान को सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि उनका घर भरा पूरा था, मतलब घर बार था, सब कुछ थे, माँ पिता बहन भाई सब थे, ठीक है ना। 2 भाई थे, 1 बहन थी, और 2 भाई थे, 1 बहन थी, माँ थे, पिता भी थी, सब थे, 2 भाई 1 बहन, माँ पिता सब थे, घर भरा पूरा था। लेकिन फिर भी एक ऐसे शख्सियत को, एक ऐसे इंसान को सन्यासी बनने की इच्छा आखिर कैसे जाग गई, वो भी इंजीनियरिंग की, मतलब इंजीनियरिंग की बीटेक फाइनल ईयर की एजुकेशन को छोड़कर। आखिर ऐसा क्यों? तो एक क्वेश्चन भी आया है कि फादर की सन्यासी बनने की इच्छा के पीछे लेखक फादर के प्रति अपनी किस विचारधारा को प्रकट करता है। कि लेखक अपनी इस विचारधारा को प्रकट करता है कि जिसका घर बार पूरा भरा हो, जिसकी माँ हो, पिता हो, 2 भाई 1 बहन, माता पिता सब हैं, और जो अच्छी खासी पढ़ाई कर रहा हो, इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष में हो, इंजीनियरिंग की अंतिम फाइनल ईयर में हो, आखिर में ऐसे इंसान को पढ़ाई छोड़ करके, बीच में पढ़ाई छोड़ करके सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जागृत हो गई। लेखक ने क्यों कहा? क्योंकि उन्हें क्रोध में नहीं देखा, आवेश में देखा है, और उनके गुणों को, उनकी मतलब चारित्रिक विशेषताओं को ध्यान में ला करके लेखक ने ये बातें कही हैं। उनकी चारित्रिक विशेषताओं को ध्यान में ला करके लेखक ने ये बात कही है कि जिसके घर में सब कुछ हो, तो आखिर में उससे सन्यासी, मतलब जिसके घर में माता पिता, 2 भाई 1 बहन, सब कुछ हो, भरा पूरा घर है, फिर भी आखिर में उसके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जागृत हो गई। बच्चों आगे चलते हैं। तो आगे बताया गया है यहाँ पर कि लेखक जब पूछता है कि आपको अपने देश की याद आती है, तो फादर कामिल बुल्की, अब तो मेरा देश भारत है। उन्होंने क्या कहा कि अब तो मेरा देश भारत है। नहीं, लेखक बोलता मेरे कहने का मतलब मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। तो लेखक क्या कहते हो? फादर कामिल बुल्की, हाँ आती है, बहुत प्यारा देश है मेरा, बहुत याद आती है, मुझे याद आती है, बहुत याद आती है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल, बहुत प्यारा देश है मेरा, बहुत सुंदर देश है मेरा, शहर है मेरा रैम्स चैपल, बेल्जियम। रैम्स चैपल कहाँ है? बेल्जियम, यूरोप। बेल्जियम कहाँ है? यूरोप में। यूरोप के मतलब यूरोप में स्थित बेल्जियम, और बेल्जियम की राजधानी क्या? रैम्स चैपल। अर्थात बेल्जियम में क्या है? वो शहर रैम्स चैपल, जो गिरिजों, पादरियों और धर्मगुरुओं का क्या है? शहर है। ठीक है बच्चों,
तो इतना कहने पर भी फिर वो बोलती है हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम चप्पल, घर में किसी की याद आती है? तो फादर कामिल बुल्के बोलते हैं हाँ बहुत याद आती है, मेरी माँ की बहुत याद आती है मुझे, क्योंकि उनका माँ से फादर कामिल बुल्के का अपनी माँ से बहुत ज़्यादा लगाव था और बाकी किसी सदस्य से इतना लगाव नहीं था। उन्हें बहुत ज़्यादा याद किसकी आती थी? अपनी माता की। हाँ माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृतियों में खो जाते हुए देखा है, फिर अक्सर माँ की स्मृतियों में खो जाते हुए देखा है। स्मृति मतलब यादों में। किसको खो जाते हुए देखा है? फादर कामिल बुल्के को। आगे देखो, उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर भारत में आती हैं, जिनको वो पढ़ते हैं, जिनकी उनकी माँ की चिट्ठियाँ जो है अक्सर भारत में आती है। और उनके अंतरंग मित्र जब इलाहाबाद में, जब वो फादर कामिल बुल्के किसी चर्च में क्या थे? फादर थे, ठीक है ना, किसी चर्च में फादर थे, तो वहीं पर स्थित उनके मित्र डॉक्टर रघुवंश, ठीक है ना, कौन? डॉक्टर रघुवंश को वो चिट्ठियां दिखाते थे। क्या दिखाते थे? वो अपनी माँ की चिट्ठियां दिखाते थे। किसको दिखाते थे? उनकी डॉक्टर रघुवंश को, जो उनके अंतरंग मित्र थे, जो उनके काफ़ी सालों से मित्र बने हुए थे, उनको दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता और भाइयों के लिए बहुत कम लगाव था। किसके प्रति लगाव कम था? पिता और भाइयों के प्रति। पिता उनके क्या थे? व्यवसायी थे। एक बड़े भाई जो थे वो वहीं रैम चैपल में क्या थे? पादरी थे। वहीं पर बड़े भाई जो थे, सबसे बड़े भाई जो थे वो क्या थे? वहीं पर रैम चैपल में पादरी थे। उनसे बड़े एक भाई और हैं जो उनका जो क्या थे? नौकरी करते थे। उसका उनकी बीवी बच्चे भी हैं, अर्थात उनकी परिवार भी है। बहन जो है वो बहुत जिद्दी किस्म की है, वो बहुत जिद्दी है, सख्त मिजाज की है, ठीक है ना। बहन की शादी की चिंता करते हुए फादर को देखा गया है। बहन की शादी की चिंता करते हुए फादर को देखा गया है। ये किसके बारे में आया है? उनके परिवार के चरित्र, मतलब उनके परिवार के बारे में बताया है, संस्मरण में लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में, उनके परिवार की खास विशेषताओं के बारे में लिखा है, जो किसके द्वारा वर्णित किया गया है? फादर कामिल बुल्के द्वारा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को, अर्थात लेखक को बताया गया है। किसके बारे में बताया गया? उनके परिवार के बारे में सारी खासियत बताई हैं। बहुत देर से उसने शादी की है, बहुत देर से उसने शादी की। किसने? उसकी सख्त और जिद्दी बहन ने। उनकी सख्त और जिद्दी बहन ने जो है बहुत देर से शादी की है। और लेखक को इस बात की चिंता हमेशा रही है। किसके लिए प्रति रही है? उनकी बहन के प्रति, क्योंकि इकलौती बहन है, सख्त है, जिद्दी है, ठीक है ना, कड़क स्वभाव की है, लेकिन बहुत देर से उसकी शादी हुई है। तो लेखक को अक्सर अपनी माँ की ज़्यादा याद आई है। पिता और भाइयों से इतना ज़्यादा लगाव नहीं था। बहन के बारे में ज़्यादा चिंता करते हुए व्यक्त किया गया है। उनकी बहन जिद्दी और सख्त स्वभाव की थी। बहुत देर से उसने शादी की है। किसने शादी की है? उसकी बहन है, उनकी बहन ने। किसकी बहन ने? फादर कामिल बुल्के की सिस्टर ने, ठीक है ना। तो भारत में बस जाने के बाद वो 2-3 बार कहाँ गए हैं? अपनी माँ से मिलने गए हैं। भारत में रहने के बाद, इतने सालों से भारत में रह रहे हैं, लेकिन केवल कितनी बार गए? 2 या 3 बार अपने शहर रैम चैपल गए हैं। किससे मिलने के लिए? अपनी माँ से और अपने परिवार से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखो मैं आज बता देता हूँ कि यहाँ पे ये लास्ट वाला क्वेश्चन है कि फादर कामिल बुल्के के परिवार के विषय में संस्मरण में क्या परिचय दर्शाया है। जो भी मैंने फिलहाल अभी जो बताया है ना, ये आपको ऐसे कैसे लिखना है कि फादर कामिल बुल्के ने अपने परिवार के विषय में लेखक को ये बातें बताई कि उनकी माँ की चिंता को व्यक्त करते उन्हें देखा गया है। उन्हें सबसे ज़्यादा लगाव उनकी माँ के साथ है, क्योंकि उनका लगाव सबसे ज़्यादा किसके साथ है? उनकी माँ के साथ है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आया करती थी, और वो चिट्ठियाँ अपनी रघुवंश परम खास मित्र, वे चिट्ठियाँ जो हैं, वे सारी चिट्ठियाँ जो हैं, वो अपने परम मित्र रघुवंश, डॉक्टर रघुवंश को वो दिखाते थे, उन्हें बताते थे। ठीक है ना। मतलब उनके पिताजी और भाइयों से उनका ज़्यादा लगाव नहीं था। उनके पिताजी और भाइयों से ज़्यादा लगाव नहीं था। पिताजी व्यवसायी थे, बिजनेसमैन थे। बड़े भाई जो थे पादरी बन गए थे वहीं पर रैम चैपल में, और उनसे बड़े जो हैं, सबसे बड़े भाई तो पादरी बन गए, उनसे बड़े जो हैं वो कोई नौकरी करते हैं, उनका परिवार भी है, 20 बच्चे हैं। और उनकी बहन जो है सख्त और जिद्दी स्वभाव की है। बहन की चिंता व्यक्त करते हुए उन्हें देखा है। बहन के बारे में ज़्यादा चिंता करते हुए उन्हें देखा है। किसने देखा है? लेखक ने, डॉक्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। बहुत देर से उसने शादी की है, मतलब उनकी बहन ने बहुत देर से शादी की है। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर उन्होंने बताई। अच्छा, एक लास्ट में क्वेश्चन और आ रहा है। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया है। यह उक्ति किसके प्रति सार्थक होती तथा क्यों, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे इसी अध्याय का दूसरा भाग जो है हम आगे की वीडियो में लेके आएंगे, जो और उसी वीडियो में पाठ पूर्ण हो जाएगा, पूरा कर दिया जाएगा। विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको उस पाठ में
उस आने वाले प्रकरण को बताऊंगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।